Morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today's our topic is chapter 10th, accounting for goods and service checks. GST, accounting treatment for GST, journal entries for GST हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में आपने जर्नल के 9th चैप्टर में आपने जर्नल का कंप्लीट किया था, वही जर्नल एंट्री इसमें चलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ हम गुड्स एंड सर्विस चेक्स के ऊपर जो है हमारी जो जर्नल एंट्री होंगी वो करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले तो जीएसटी है क्या? जीएसटी Goods and Service Tax is an indirect tax levied at prescribed rate on every supply of goods and service except on petroleum and alcohol for human consumption। सभी चीज़ों पर लगाया जाता है, सभी गुड्स और सर्विसेज पर जो ये टैक्स लगाया जाता है, सिर्फ पेट्रोलियम और अल्कोहल मीन्स शराब को छोड़कर, जो कि ह्यूमन जो है कंजम्पशन करता है, उसकी कंज्यूम करता है, उनको छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पर जो है गुड्स और सर्विस टैक्स लगाया जाता है। और इसका एक रेट है कि किस रेट पर लगाया जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड रेट, जो जिस चीज़ के लिए डिसाइड हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसी रेट पर जो है लगाया जाता है। इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा गया है? इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में आप डिफरेंस समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आप खुद गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप खुद पे नहीं करते हैं, आपकी तरफ से कोई और पे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई भी कपड़ा ख़रीदा है, गोल्ड ख़रीदा है, तो गोल्ड के ऊपर हमने जीएसटी पे कर दिया, लेकिन आप उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं कराएंगे। आप उस शॉपकीपर से, जिससे आपने ज्वेलर से जो परचेज़ किया है, आप उसको जीएसटी की अमाउंट जो है पे कर देंगे और वो पर्सन आगे गवर्नमेंट को जमा कराता है। तो ऐसा टैक्स जो डायरेक्ट ना जाकर इनडायरेक्ट वे से गवर्नमेंट तक पहुंचेगा, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो है कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जब गुड्स की सप्लाई करने की बात है तो गुड्स को सेल करने की बात है। सर्विसेज की बात है तो सर्विसेज कोई भी हो सकती हैं, चाहे वो डॉक्टर के द्वारा दी गई सर्विस है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उसके द्वारा कोई सर्विसेज दी गई हैं, इंश्योरेंस की कोई सर्विसेज है, बैंकिंग की कोई सर्विसेज है। तो उन सब पर जो ये अमाउंट है, प्रिस्क्राइब्ड रेट जो है वो डिसाइड होगा। इट इज़ ए नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वन नेशन वन टैक्स। ये नेशन वाइड टैक्स है, मतलब कि ये पूरे नेशन पर, अपने हमारे जो इंडिया है, कंट्री है, उसके ऊपर जो है लागू किया गया है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वन नेशन वन टैक्स के नाम से इसका बेस्ड बनाया गया प्रिंसिपल, कि एक टैक्स, एक कर, एक देश के लिए। तो वन नेशन वन टैक्स जो है इसका प्रिंसिपल है। तो ये क्या कहते हैं कि इसको वन नेशन वन टैक्स ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टैक्स थे, जैसे कि वैट लगता था, वैल्यू एडिड टैक्स, सेल टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, स्टेट सेल टैक्स लगता था। तो इस तरीके से डिफरेंट जो हमारे टैक्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर एक ही टैक्स आपको पे करना होगा, जीएसटी, और वो पूरे देश में लागू किया गया। अब ये कब पास हुआ था इसका एक्ट? जीएसटी का जो एक्ट है वो पास हुआ था पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को, लेकिन इसको स्टार्ट कब किया गया था, मींस इफ़ेक्ट में कब लिया गया था? 1 जुलाई 2017 को। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जीएसटी
एक्ट जो है वो पास कब हुआ, 24 मार्च को, और जो है 1 जुलाई को वो इफ़ेक्ट में आया था, लागू कर दिया गया था। तो उसके बाद इसके बात आती है कि इसके अंदर कौन कौन से टैक्स हैं जो मर्ज होंगे। टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। जीएसटी हैज़ रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो टैक्सेस जो हैं वो मर्ज होंगे जीएसटी की जगह। जो मर्ज किए गए हैं कि एक बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लगाए जाते थे, वो सारे रिप्लेस करके एक जीएसटी बना दिया गया है। ऐसे ही सेंट्रल लेवल टैक्स हैव मर्ज इनटू जीएसटी आर एज अंडर। और सेंट्रल लेवल के टैक्स भी जो है वो मर्ज कर दिए गए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से टैक्स यहाँ पर मर्ज किए गए हैं जिस जीएसटी बनाने में। तो यहाँ देख सकते हैं आप एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, और हमारा सेंट्रल लेवल का टैक्स बन गया क्या, जीएसटी। तो यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो कोई भी गुड्स को परचेज़ करते टाइम जो है लगाई जाती थी। सर्विस टैक्स है जो सर्विसेज पर लगाया जाता था। ऐसे ही हमारी जो सेंट्रल सेल टैक्स है, सेल के ऊपर जब हम सेंट्रल लेवल पर जब सेल करते थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो है टैक्स लगाया जाता था, वो हमारा सेंट्रल सेल टैक्स कहा जाता था। तो वो ट्रांसफ़र करने पर दिया जाता था, और वो टैक्स भी अब मर्ज कर दिया गया है। मींस अब अलग कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ एक जीएसटी के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड कर दी गई हैं। देखेंगे नेक्स्ट पेज। यहाँ बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, देखेंगे। स्टेट लेवल टैक्स में मर्ज की गई हैं क्या क्या, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, टैक्सीज ऑन लॉटरी। तो ऑक्ट्रे एंड एंट्री टैक्स क्या है? ऑक्ट्रे का मतलब मीन होता है चुंगी, चुंगी कर। जब हम किसी एरिया को, जी मीन्स जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, या स्टेट को करते हैं, तो हम जो एक एक्साइज ड्यूटी जो देते हैं वो स्टेट की बात आती है। ऑक्ट्रे जो है एक डिस्ट्रिक्ट को जब क्रॉस करते हैं तो चुंगी कर आपको देना पड़ता है, पहले वो अलग देना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, आपको जीएसटी देंगे और उसी के अंदर वो इंक्लूड कर दिया गया है। ऐसे ही परचेज़ करने पर आपको परचेज़ टैक्स देना पड़ता था, तो वो भी क्या है, अब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसे ही एंटरटेनमेंट टैक्स, आप मूवी देखते हैं, आप कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए कोई क्लब जाते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए जो फीस देते हैं आप, तो उसके अंदर भी कुछ टैक्स होता है, वो एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से लिया जाता था, लेकिन अब ये क्या है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। ऐसे ही वैट, वैट मीन्स वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो आप एक ही स्टेट के अंदर जब सेल करते थे, एक स्टेट के अंदर जब सेल करते थे तब आपको वैट पे करना पड़ता था, अब वो भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही लग्जरी कार्स के लिए या लग्जरी थिंग्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए लग्जरी टैक्स जो है पे करना पड़ता था। जैसे कि आप पार्लर पर जाते हैं या फिर आप सैलून वगैरह का जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लग्जरी टैक्स जो है पे करने पड़ते थे। इसके अलावा आपको लॉटरी के ऊपर भी जो अमाउंट होती थी, आप अगर जीत जाते हैं तो, या लॉटरी की टिकट खरीदने पर भी कुछ टैक्स पे करना पड़ता था। तो वो सारे टैक्स मिलाकर एक जीएसटी में मर्ज कर दिए गए हैं। ये सारे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे स्टेट लेवल के टैक्स हैं। तो इसीलिए अलग अलग लोग जो हैं, अब जीएसटी का फ़ायदा आप देख सकते हैं कि जीएसटी जो है एक अकेला टैक्स देकर जो है आप बच सकते हैं, लेकिन अलग अलग टैक्स देते हैं तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टैक्स देंगे तो क्या होगा कि कोई भी आपका मिसयूज़ कर सकता है, आपसे ज़्यादा फाइनेंस जो है वो ले सकता है इस केस में। तो इससे क्या है, आपको छुटकारा मिलेगा। तो जीएसटी पे करने से, क्योंकि काफ़ी सारे टैक्स जो हैं वो मर्ज हो गए इसके अंदर, और रेट भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो उसमें आपको आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है या आपका कोई मिस यूज़ यहाँ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम कहते हैं जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर क्या है।
तो गुड्स और सर्विसेज जो कि 5 स्लैब्स में डिवाइड कर दी गई हैं, वो स्लैब देखेंगे जो एसेंशियल आइटम्स की गुड्स हैं। एसेंशियल आइटम समझते हैं कि जो भी हमारी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि फूड्स है, दवाइयाँ हैं, तो उनके ऊपर टैक्स जो है वो 0% है। ऐसे ही कॉमन यूज़ आइटम्स, कॉमन यूज़ जो कि हमारी एसेंशियल नहीं है लेकिन हम यूज़ करते हैं, लेकिन रेगुलर यूज़ में आती हैं, उनके ऊपर 5% टैक्स है। आगे उसका स्टैंडर्ड रेट जो है वो 12% है, और मैक्सिमम गुड्स ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट जो है वो 18% है। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू पर 28% है। ध्यान रखें, 28% तंबाकू पर और लग्जरी आइटम पर। अब यहाँ पर एक अच्छी बात ये है तंबाकू के लिए कि उसको रोकने के लिए तंबाकू पर इतना ज़्यादा टैक्स जो है लिया जा रहा है, ताकि महंगा हो जाए तो लोग कम उसका यूज़ करें। तो GST इज़ पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब GST कब पे किया जाएगा? जब आप परचेज कर रहे हैं गुड्स को। किस से आप परचेज कर रहे हैं? तो कस्टमर से। जो पर्सन सेल करने वाला होगा वो क्या करेगा? कस्टमर से कलेक्ट करेगा। तो परचेज करते टाइम पे किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा कहाँ से? कस्टमर से। सेलमैन जो होगा वो सेल करके साथ जो है वो कलेक्ट करता है। फिर अब देखें, आप मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये का माल जो है परचेज़ किया, उसके ऊपर 10,000 रुपये GST पे कर दिया। 50,000 वाली गुड्स को मैंने 60,000 रुपये में बेच दिया, तो 60,000 रुपये में 10,000 का मैंने प्रॉफिट ले लिया। तो 50,000 रुपये का जो GST के साथ मैंने पे किया था, वो भी क्या होगा कि मैं कलेक्ट कर रहा हूँ कस्टमर से। तो कस्टमर से जो GST मैं कलेक्ट करूँगी, और मैं अगर पे कर चुकी पूरा, तो वो अपने पास रखूँगी, क्योंकि मैं पे कर चुकी। अगर मैंने पे नहीं किया है तो क्या होगा कि मैं गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराऊंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि GST जो है हमारा, जितनी अमाउंट आपकी है, जैसे 50,000 रुपये आपने मान लीजिए टैक्स पे कर दिया परचेज़ के टाइम पर, और कलेक्ट भी कर लिया 50,000 रुपये, तो दोनों इक्वल हो गए। मींस पे भी जितना किया उतना ही कलेक्ट कर लिया। तो आपको कुछ भी गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है यहाँ पर हम कि गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराएंगे। तो अगर हम 50,000 रुपये का पे किया, टैक्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, तो GST आपने अगर 50,000 रुपये का पे किया, लेकिन कलेक्ट करते टाइम मान लीजिए आपने 70,000 रुपये कलेक्ट कर लिए, तो वो 20,000 रुपये जो टैक्स के कलेक्ट एक्स्ट्रा किए हैं, तो वो किसके अकाउंट में जमा कराएंगे? गवर्नमेंट के अकाउंट में आप जमा कराएंगे। तो इसी तरह ही आगे आपकी जनरल एंट्रीज जो होंगी इसी बेस पर होंगी, आपको सब कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एज सच GST पेड ऑन परचेज इज नॉट ए कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इज एन एसेट्स। वो कहता है कि जो पर्सन पे कर रहा है ना परचेज करते टाइम, वो उसके लिए कॉस्ट नहीं है, परचेजर के लिए वो कॉस्ट नहीं है, बल्कि एक एसेट्स है। क्योंकि जब वो गुड्स को सेल करेगा तो सेल के टाइम पर जो है वो कस्टमर से कलेक्ट कर लेगा। बस एक बार, जैसे हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो एक बार पे करना पड़ता है, मशीनरी हमारी क्या हो जाती है? एसेट्स। ऐसे ही आपने GST जब गुड्स को परचेज किया तो उससे आपको पैसा मिल जाएगा वापस। तो एक बार जब पे किया तो वो कॉस्ट नहीं है, वो क्या है? एसेट्स है। तो हम इसको बाद में सेल के टाइम पर जो है कलेक्ट कर लेंगे। जब आप सेल के टाइम पर GST को कलेक्ट कर लेंगे तो वो क्या है आपकी। और ये बात भी क्लियर है कि जब सेल के टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके पास तो रहनी नहीं, तो इसलिए वो आपके लिए इनकम भी नहीं है। तो GST कलेक्टेड ऑन सेल इज़ नॉट एन इनकम ऑफ द सेलर बट इज़ ए लाइबिलिटी। तो यहाँ पर ये क्या है कि वो लाइबिलिटी होती है। अब एसेट्स में जितना पे कर दिया, लाइबिलिटी में जितना इकट्ठा कर लिया, तो दोनों को अगर हम मैच करके देखेंगे, एडजस्ट कर देंगे, मींस अगर वो 50,000 है 50,000 है तो इक्वल है, कोई मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल हो गई। तो कोई भी अमाउंट जो है एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है, जितनी एसेट्स में थी उतनी ही लाइबिलिटी में थी। तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाएगी। लेकिन मान लीजिए 50,000 मेरी एसेट्स में है, 70,000 मेरी लाइबिलिटी में है, तो 20,000 मेरी लाइबिलिटी बनती है कि मुझे पे करना है किसी अदर को। कौन अदर? गवर्नमेंट अदर। तो इसीलिए हम इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं।
तो नेक्स्ट देखेंगे आप, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कुछ इसके लिए। यूजली GST पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नॉट ए कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इज एन एसेट्स बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड। तो ये सबको क्लियर हो गई होगी। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, इट सर्टेन केसेस GST पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड। In such cases, GST paid on purchase of goods and services is a cost for the purchaser. Following are the cases where GST paid on purchase of goods and service can not be set off against GST collected। तो ये कहता है कि वैसे तो आप पे कर देते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं तो उससे एडजस्ट हो जाता है, लेकिन हर सभी केसेस में ऐसा नहीं होगा कि आप पे कर देंगे और कलेक्ट कर लेंगे तो वो सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ये कॉस्ट बनकर बात बनेगी, मतलब कि कॉस्ट रहेगी। कैसे? जैसे कि आपने पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसे केसेस हैं जहाँ GST पे किया है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, बट कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट GST कलेक्टेड। कलेक्ट नहीं कर पाए आप। जैसे कि रेस्टोरेंट के बिल में क्या होगा, आप पे कर दिया आपने, अब बिल आया, आपने खाना खाया, पे कर दिया, तो आप क्या कलेक्ट कर पाए हैं वहाँ से? क्या आपके पास वो गुड्स आ गई? तो अब वहाँ खाना तो आपकी क्या थी, एसेंशियल गुड्स में आती है, लेकिन रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने से क्या होगा, GST जो है वो लगेगा और ना वो आपसे रिकवर नहीं होगा, मीन्स आपको मिलेगा नहीं उसका, वो तो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। ऐसे ही सेकंड हमारा है पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। आपने हेल्थ का इंश्योरेंस कराया, तब भी आपने GST पे किया, लेकिन उसका कोई आपको कलेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से ही किसी क्लब और मेंबरशिप की फ़ी है, हेल्थ का, फिटनेस सेंटर का, तो इस पर भी जो पेमेंट की जाती है वो भी कलेक्ट नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नहीं होगा। उसके बाद आपने भी किसी बिल्डिंग को रिपेयर कराया है, मेंटेनेंस के खर्चे किए हैं, तो वो भी आपका नहीं होगा। व्हीकल परचेज़ करने पर भी क्या है, आपने खुद के यूज़ के लिए व्हीकल लिया, परचेज़ किया, तो आप चला रहे हैं, तो GST पे किया, तो आपको कहाँ से कलेक्ट हुआ? तो ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आप खुद के यूज़ के लिए जब कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है फ्री गिफ्ट टू स्टाफ को आपने गिफ्ट दे दिए, तो वहाँ पर गिफ्ट पे जब परचेज़ किया आपने तो टैक्स दिया, लेकिन क्या आप उस टैक्स को कलेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यही केसेस हैं कुछ कि जिस टाइम पर आप जो है GST कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़, तो वही चीज़ कि पर्सनल यूज़ के टाइम पर भी जो गुड्स और सर्विसेज के आप GST कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद थर्ड पॉइंट, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। GST पेड इनपुट इज़ रिवर्स इन फॉलोइंग केसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें GST जो है पहले पे करते वक्त आपने एक्सपेंस दिखाया था, उसके बाद जो है वो वापस रिवर्स हो जाएगा। तो जैसा क्या है, फर्स्ट परचेज रिटर्न्स, परचेज़ किया तो आपने पे किया, अब परचेज़ रिटर्न हो गया तो GST भी वापस रिटर्न हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। अब देखो, जब आपने कोई भी गुड्स को परचेज़ किया तो गुड्स को परचेज़ किया था सेल करने के लिए, लेकिन अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स यूज़ की जाती हैं तो आपने एंट्री करी थी ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग को डेबिट किया था और परचेज़ को क्रेडिट किया था। परचेज़ को क्रेडिट करने का मतलब, क्योंकि आप ये दिखाते हैं कि हमारी परचेज़ जो है वो कम हो गई है, तो यहाँ पर वही चीज़ परचेज़ के टाइम पर जो टैक्स पे किया तो वो पेमेंट आपकी वो जो है टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाएगा, तो वो टैक्स जो है वो क्रेडिट कर देंगे आप, वही कि इसमें GST को रिवर्स कर दिया जाएगा। तो सेम ऐसे ही गुड्स जो थेफ्ट के कारण लॉस हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि फायर की वजह से जो गुड्स का लॉस हो जाता है, तो उन केसेस में भी, या हम एडवर्टाइजमेंट के टाइम पर गुड्स को सेल मतलब सेल नहीं कर पाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में सैंपल के वे में जो हम देते हैं, तब भी क्या है कि गुड्स जो हैं वो एंट्री जो है हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही गुड्स आपने चैरिटी में दी हैं, तब भी क्या है, आपकी वो गुड्स जो हैं रिटर्न हो जाती हैं, मींस गुड्स को हम परचेज़ कर देते हैं, परचेज़ के नाम से एंट्री करते हैं। याद हो आपको, मैं एक बार सारा फिर से रिवाइज़ कराना चाहूँगी ये चीज़, जब हमने
थेफ्ट की एंट्री की थी, लॉस बाय थेफ्ट हुआ था तो क्या एंट्री की थी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज को कम क्यों किया था, क्योंकि परचेज हमारा गुड्स जो है वो कम हो गई थी, माल कम हो गया था। उसके बाद सेम वही एंट्री हम अब जीएसटी के टाइम पर भी जो एंट्री करेंगे ना इनपुट की एंट्री क्या होगी, जीएसटी परचेज के टाइम पर, आउटपुट की एंट्री जीएसटी सेल के टाइम पर। तो इनपुट जीएसटी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सेम सेल लॉस के टाइम पर, चाहे वो लॉस डिस्ट्रॉय होने पर हुआ हो, चाहे वो फायर की वजह से हुआ हो, या फिर आपने गुड्स को फ्री सैंपल में दिया था, तो इन सभी केसेस में आपने ऐसा लिखा था कि जिस चीज़ का खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस है आपका, वो डेबिट और टू फ्री सैंपल में किया तो परचेज कम हुई, चैरिटी में दिया चैरिटी डेबिट टू परचेज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हो जाएंगी। उसके बाद बात आती है कि आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स इन केस ऑफ सेल रिटर्न। आप देखेंगे जीएसटी जब सेल कर रहे हैं आप तो कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, आउटपुट के नाम से एंट्री करेंगे, तो वो एंट्री मैं आपको अभी समझा दूंगी। लेकिन सेल के टाइम पर जैसा किया तो सेल रिटर्न के टाइम पर क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, जैसा कि परचेज रिटर्न के केस में हुआ था। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम लेवाई ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें हमारी जो एग्जम्प्ट हैं, जीएसटी नहीं लगता है, जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, किसी को वेजेस और सैलरी दे रहे हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है। कोई भी गुड्स सप्लाई की जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपने एम्बेसीज को या अदर्स को, तो उसमें भी क्या है, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वाटर बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी क्या है, जीएसटी नहीं लगेगा। एजुकेशनल सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई भी फाइनेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट है उस पर भी जो है जीएसटी नहीं लगेगा, ये उसके एग्जम्प्ट हैं। तो उसके बाद हमारी आती है करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ देखेंगे आप करेक्टरिस्टिक में फर्स्ट हमारा पॉइंट है, जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता चल चुका है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला, क्योंकि इसमें सारे टैक्स जो हैं वो इंक्लूड कर दिए गए हैं। जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो टैक्स थे वो सारे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का था, कस्टम ड्यूटी का था, पेट्रोलियम के टैक्स थे, उनको मतलब पेट्रोलियम और ये छोड़ दिया गया है। दोबारा से बता रही हूँ, जीएसटी इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि रिप्लेस कर दी गए हैं ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी सेंट्रल लेवल के, स्टेट गवर्नमेंट लेवल के जो टैक्स थे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं, और एक अकेला वन नेशन वन टैक्स के बेस प्रिंसिपल है इसका। तो उस बेस पर जो है सारे टैक्स इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। सिर्फ किसको छोड़कर, कस्टम ड्यूटी को छोड़कर, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर, पेट्रोलियम को छोड़कर, अल्कोहलिक ड्रिंक को छोड़कर, और टैक्स लेवाइड बाय लोकल बॉडीज़। तो इनको छोड़कर जो है जो टैक्स लगाए गए हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स एक ही टैक्स में मर्ज हो गए हैं, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स। जीएसटी रेट्स, अब देखो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए जो है यूनिफॉर्म रेट है, मीन्स सभी जगह पर एक जैसे ही रेट हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। थर्ड हमारा पॉइंट है, जीएसटी पेड इज़ नॉट ए कॉस्ट। जब जीएसटी पेड कर रहे हैं तो वो कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आप कलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसलिए वो हम उसको एसेट्स मानते हैं और ये सेट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है, जीएसटी इज़ ए वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी इज़ ए वैल्यू एडिड टैक्स बिकॉज जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जैसे कि वैट पे करते थे तो वैट को कलेक्ट भी कर लेते थे, सेम जीएसटी को भी वैट की तरह पे करते हैं तो कलेक्ट भी कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको पेड और कलेक्टेड की वजह से ही क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स भी कहा गया है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, ध्यान से देखेंगे, ए परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000 एंड सेल द सेम्स टू बी फॉर ₹1,50,000। अब ए ने गुड्स परचेज करी 1,00,000 की और उसको सेल कर दिया बी को कितने में, 1,50,000 रुपये में, और जीएसटी का जो रेट था ना उस गुड्स पर 12% था। अब देखो आप,
जीएसटी पेड किया था जब परचेज किया था, तो 1 लाख के ऊपर 12% कितना परचेज किया, पर करते टाइम पे किया 12,000 रुपये। सीधा सीधा ये 1 लाख पर 12%। अब आपने कलेक्ट करते टाइम कितना किया, 1,50,000 की गुड्स को सेल किया, तो 1,50,000 की 12% कितनी हो जाएगी, 18,000। तो देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है जी, 6,000 का। अब यहाँ पर 12,000 तो इक्वल हो गए। तो मैंने आपको यही बताया था कि जितना आप पे कर चुके और उतना ही अगर आपको मिलता है तो आपको किसी को पे नहीं करना। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर 18,000 मिल रहे हैं, 12,000 पे किए थे, तो वो 6,000 जो है वो आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। वो आपकी लाइबिलिटी है। जब कलेक्ट करेंगे तो लाइबिलिटी होगी, पे करेंगे तो एसेट्स होगी। तो एसेट्स और अगर लाइबिलिटी इक्वल चलती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पे नहीं करना। और अगर एसेट्स ज़्यादा है तो कभी ना कभी कलेक्ट हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है तो लाइबिलिटी क्या कहती है, पे करना ही है। नेक्स्ट है आपका देखेंगे, फर्दर सपोज द अबोव मेंशन गुड्स आर अगेन सोल्ड बाय B2C for rupees 1,60,000, the amount payable to the government by B will be 12% on 10,000। अब देखें वो कह रहा है कि वही गुड्स जो ए ने बी को सेल करी ना, वही B1 ने ना आगे सी को सेल कर दी, तो 1,60,000 गुड्स के ऊपर 12% फिर से वो कैलकुलेट करता है। तो 1,60,000 में वो सेल करता है, तो 1,60,000 मतलब कि 10,000 जो है एक्स्ट्रा 12% पर होगा, तो वो जो है टैक्स जो है लग जाएगा। उसके बाद हमारी बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट है डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल डिक्रीज सिंस टैक्स ऑन टैक्स इज एलिमिनेटेड। इज जीएसटी regime in the pre-GST regime there will many indirect taxes। तो यहाँ पर जो बात है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स की डिक्रीज़ कर दिए गए, क्योंकि जब आप गुड्स को परचेज करते थे तो अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग टैक्स जो है आप पे किया करते थे। अब आपको एक ही टैक्स कम पे करना पड़ेगा, जैसे जीएसटी। नेक्स्ट है आपका क्या, इसका एडवांटेजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पॉइंट, टैक्स लिवाइड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट। फॉर एग्जांपल सेंटर चार्ज एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर एंड स्टेट चार्ज वैट ऑन द सेम गुड्स। दिस लीड टू ए टैक्स ऑन द टैक्स ऑल्सो नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पर बात है कि अगर आप कोई पहले स्टेट सेंट्रल लेवल का टैक्स पे करते थे, फिर वैट पे करते सेम गुड्स के ऊपर स्टेट में जाने के लिए, तो इस तरीके से आपके ज़्यादा टैक्स लग जाते थे और वही टैक्स जो है कैलकुलेट करने पर जीएसटी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो जाते थे। इसलिए आपको अब कम टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। सेकंड है हमारा इरेज ऑफ डूइंग बिजनेस। ease of doing business. In a pre-GST period, there were multiple type of indirect taxes such as excise duty, sale tax, service tax. As a result, a business was required to register itself separately under each such act. तो हर जो भी एक्साइज ड्यूटी पे करेगा तो एक्साइज ड्यूटी के लिए उसको उस एक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, मींस उसके लिए अंदर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सर्विस टैक्स पे करेगा तो उसके अंदर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो अब जब सारे टैक्स ही हट गए तो सिर्फ एक जीएसटी के अंदर ही रजिस्टर कराना है। तो इसलिए बिजनेस करने के लिए जो है वो ईजी हुआ है, क्योंकि सिंपल मेथड हो गया है। एक ही आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा क्योंकि एक ही टैक्स है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। GST is levied at the same rate on similar goods and services across all states and union territories. For example, electronic goods and sold across India are levied at the rate of 18%. It has developed common national market. इससे क्या है, नेशन की जो मार्केट है वो कॉमन हो गई है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाकर किसी भी कोने से देश के जब चीज़ खरीदते हैं तो आपको सेम रेट पर मिलेगी, क्योंकि सभी जगह पर सेम टैक्स, सेम जो स्लैब
बनाया गया है। 18% बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर 18% ही टैक्स लिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। किसी अगर आप पहले कहीं और मान लीजिए आप बॉम्बे में हैं या बेंगलुरु में हैं, तो वहाँ आप परचेज़ करते थे तो कोई चीज़ आपको महंगी मिल सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि सेम लेवाइड टैक्स रेट हैं। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, तो टैक्स की चोरी इवेजन जो है हमारा, तो जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट हैज़ रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड कंप्लायंस कॉस्ट। तो इससे क्या है, टैक्स की चोरी जो लोग करते थे, टैक्स को छुपाते थे, वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा कंप्यूटर सिस्टम है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। जब आप परचेज़ करेंगे तो आपकी ऑनलाइन जो है पेमेंट होगी, तो उसमें आपका जीएसटी आपको पे किए बिना आप उसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या है, टैक्स की चोरी को में भी कमी आएगी, बहुत ज़्यादा रिडक्शन होगी। उसके बाद बात है गुड्स बिकमिंग चीपर, गुड्स जो है वो सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि पहले क्या किया जाता था कि पहले कभी वैट के नाम से टैक्स लगा दिया, फिर सर्विस टैक्स लगा दिया, फिर कोई और सरचार्ज लगा दिया, तो इस तरीके से जो अलग अलग तरह के टैक्स लगाकर कॉस्ट बढ़ा दी जाती थी। तो सिर्फ अब एक ही टैक्स लगाया जाएगा जिससे कि कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी क्या अट्रैक्ट करता है। Foreign investment in India was hidden because of multiple indirect taxes. GST has removed is this obstacle with the introduction of one single tax. तो पहले जो है अलग अलग टैक्स लगते थे, तो लोग जो हैं फॉरेनर जो पर्सन हैं वो सोचते थे कि कभी उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, या फिर वो टैक्स के चक्कर में जो है अमाउंट नहीं अपनी इन्वेस्ट कर पाते थे। लेकिन अब जो है एक ही टैक्स है, तो इस वजह से वो भी जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लास्ट पॉइंट, टैक्स सिस्टम बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स जो सिस्टम है वो सुधर गया है, उसमें कोई चोरी नहीं कर सकता है, वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, रेगुलर हो गया है, लोग जो हैं टाइमली जो है उसको पे करना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ों में जो है बहुत सुधार आया है। अब टैक्स की कौन कौन से टाइप के टैक्स होते हैं यहाँ देखेंगे आप। टैक्स कितने टाइप का है, फर्स्ट हमारा है 3 टाइप्स के टैक्स हैं। CGST सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, फिर है SGST स्टेट GST टैक्स, मतलब कि स्टेट लेवल का या स्टेट के लिए जब हम GST यूज़ करेंगे, और यूनियन टेरिटरी के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो UT GST बोलते हैं। अब यहाँ पर आप समझेंगे कैसे, जब बात है कि एक डीलर है राजस्थान का और वो गुड्स को सेल कर रहा है राजस्थान के ही अदर कंज्यूमर को, तो वहाँ पर क्या लगेगा, GST रेट जो है वो 12% रहेगा। दिस रेट विल कंप्राइज ऑफ CGST 6% एंड SGST 6%. द सेलर हैज़ टू कलेक्ट 12% ऑफ 50,000 की गुड्स थी जो राजस्थान का डीलर था और राजस्थान में ही सेल कर रहा था, तो वो क्या करेगा, CGST भी लगाएगा और SGST भी लगाएगा। टोटल GST रेट है 12%। अब CGST कितना हो जाएगा, हाफ 6%। SGST कितना हो जाएगा, 6%। तो 6% जो है दोनों टैक्स जो है लगा दिए जाएंगे उस पर। फिर 50,000 का आप 12% कैलकुलेट करते हैं, 6,000 आ जाएगा। 50,000 का 12% 6,000, जिसमें से 3,000 आपका CGST है और 3,000 जो है आपका वो SGST है। अब आप ये समझेंगे कि क्यों ऐसा अलग अलग किया गया, क्योंकि कुछ जो है पैसा वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है और कुछ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो पहले जब क्या होता था, CST लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, तो पहले आप सेंट्रल सेल टैक्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को देते थे अलग अमाउंट, फिर आगे आप टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देते जो कि वैट के नाम से लगता था। तो अब वो दोनों टैक्स जो हैं टोटल कंबाइंड लगेगा, लेकिन वो हाफ हाफ जो है वो बांट लेंगे। तो इस तरीके से आपके टैक्स में देने में भी कमी हो गई और साथ ही साथ क्या होगा कि आपको अमाउंट जो है वो कम पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट जो है वो कम आएगी। जब आप ये ध्यान रखना कि ये पॉइंट जो है वो सेम स्टेट की बात करने पर है,
जब आप राजस्थान में ही आपने गुड्स को परचेज़ किया और राजस्थान में ही सेल किया। सेम अगर मैं बात करूं कि हरियाणा की और हरियाणा से, तब भी वही चीज़ रहेगी, मतलब सेम स्टेट कोई भी होगा तो यही चीज़ जो है लागू होगी, जिसमें CGST प्लस SGST लगेगा और GST की रेट 12% है तो हाफ ऑफ, अगर 8% है तो हाफ ऑफ 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो डिवाइड कर लिया जाएगा। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है क्या, इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST क्या है? अब ये बात आती है कि जो स्टेट से बाहर, इट इज़ लेवाइड ऑन इंटर स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट सेल मीन्स एक स्टेट से आउटसाइड द स्टेट जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने गुड्स को इंडिया में राजस्थान से परचेज़ किया और मध्य प्रदेश में सेल कर दिया, तो राजस्थान एक डीलर है जो राजस्थान में सेल कर रहा है गुड्स को, एक डीलर मध्य प्रदेश से जो कि 50,000 है। अब यहाँ पर CGST नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, IGST। IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इनकी फुल फॉर्म के, तो वो आप ध्यान से करेंगे। इंटीग्रेटेड GST मीन्स इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, रेट क्या रहेगा, वही 12%। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट से बाहर कर रहे हैं तो रेट कुछ ज़्यादा हो जाएगी, वही रहेगी 12%, बस वो कंबाइंड लगेगी, सीधा ही क्या आ जाएगी। अब यहाँ पर सीधा स्टेट में जा रही है तो हम क्या करेंगे, 12% जो है 50,000 का 12%, 6,000 जो है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो पे कर देंगे, क्योंकि उस देश के अंदर अलग अलग स्टेट में हुआ है जो भी ट्रेड आपका हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसी के अंदर, देखेंगे GST collected under IGST is divided between central and state government as per the rate specified by the government। तो GST जो कलेक्ट की गई थी IGST में वो डिवाइड अपने आप से कर दी जाएगी, मींस आप अलग से एंट्री नहीं करेंगे, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपने आप ही कर दी जाएगी। तो यहाँ पर नोट है एक, वो देखेंगे, इफ़ द GST रेट इज़ 12%, it will comprise of 6% of CGST and 6% of SGST. In case of sale outside the state, it will be called IGST 12%। तो वही चीज़ कि 12% बन जाएगी IGST के नाम से। Similarly, if the GST rate is 18%, it will comprise of 9% of, वही चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि दोनों का हाफ हाफ कर देंगे, तो कुछ खास बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है रिवर्स चार्जेस, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।